अब हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ठीक है, तो क्या है बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, चलिए जानते हैं। तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय अल्फ्रेड बर्नर इन 1893। ठीक है, अल्फ्रेड बर्नर ने इस थ्योरी को 1893 में दिया था। इट इज़ द फर्स्ट थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, और इसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की फर्स्ट सबसे पहली थ्योरी माना जाता है। अल्फ्रेड बर्नर अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन 1913, और इस थ्योरी के लिए अल्फ्रेड बर्नर को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1913 में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, ही प्रिपेयर्ड एंड आइसोलेटेड मैनी डिफरेंट कंपाउंड फ्रॉम कोबाल्ट क्लोराइड एंड अमोनिया इन सच एज। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था, कोबाल्ट क्लोराइड लिया था और अमोनिया लिया था और उसको आपस में कंबाइन करके बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को प्रिपेयर्ड और उनको एक दूसरे से सेपरेट करा था, यानी आइसोलेट करा था। जैसे कि COCl3.6NH3 को इन्होंने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, CONH3 का होल 6Cl3। ठीक है, जो कि ऑरेंज येलो कलर का एक कंपाउंड होता है। इसी तरह से इन्होंने COCl3.5NH3 लिया और इसको इन्होंने क्या बना दिया, CONH3 का होल 5Cl और Cl2 जो कि वायलेट कलर का है। इसी तरह से COCl3.4NH3 और इन्होंने इसका थ्रू क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CONH3 का होल 4Cl2 और Cl जिसको जो कि वायलेट कलर का है, और COCl3.3NH3। ठीक है, इससे इन्होंने क्या बनाया, CONH3 का होल थ्राइस Cl3 जो कि ग्रीन कलर का है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों का प्रिपरेशन करा कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के कॉम्बिनेशन से, और इन्होंने इस कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन के बेसिस पर इन्होंने कुछ पॉइंट देखे इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में, और उस पॉइंट के बेसिस पर इन्होंने अपनी थ्योरी दी। तो इन्होंने वो क्या चीज़ इस कॉम्प्लेक्स में देखी जिसको इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है, तो पॉस्टुलेट्स ऑफ बर्नर थ्योरी। तो बर्नर थ्योरी के वो क्या पॉस्टुलेट्स थे, तो इसमें बताया गया बेटा द मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ बर्नर थ्योरी आर एज फॉलोज। तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इन्होंने जो चीज़ मेज़र करी, जो चीज़ इन्होंने देखा, उस चीज़ को अपनी थ्योरी में एक पॉस्टुलेट्स फॉर्म में एक्सप्लेन करा। सबसे पहली चीज़, अकॉर्डिंग टू बर्नर टू टाइप ऑफ वैलेंसी आर फाउंड इन कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो सबसे पहली चीज़ इन्होंने देखी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, अब क्या प्राइमरी क्या सेकेंडरी है, चलिए इसको देखते हैं। तो सेकेंड पॉइंट कहते हैं बेटा, प्राइमरी वैलेंसी आर आयनाइजेबल एंड चेंजेबल एंड इट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। तो ये कहते हैं कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ना तो आयनाइजेबल होती है, ना तो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और ना ही वो चेंज होती है यानी फिक्स रहती है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, वो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, यानी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल है और क्या है, चेंजेबल है, मतलब आयनाइज्ड फॉर्म में रह सकती है और साथ ही वो चेंज भी हो सकती है। ठीक है, और ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसा कि इन्होंने इस कॉम्प्लेक्स में देखा, कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स बनाया था, इन्होंने इस सभी कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की जब इन्होंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, यानी उसकी प्राइमरी वैलेंसी निकाली, तो इन्होंने देखा कोबाल्ट जो है वो इन सभी कॉम्प्लेक्स में अपनी अलग अलग वैलेंसी के साथ प्रेजेंट है, जबकि इसको फॉर्मेशन में हमने एक ही तरह के कंपाउंड का यूज़ किया है, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया। मगर जो इसके साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है उसमें सभी में कोबाल्ट जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, जिसको हम लोग प्राइमरी वैलेंसी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये इनका सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या देखा, सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल एंड नॉन चेंजेबल एंड इट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ईच कॉम्प्लेक्स विल ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन देयर सेकेंडरी वैलेंसी। फिर उन्होंने क्या देखा, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है, लिगेंड का, या जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कॉम्प्लेक्स का, वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कहलाती है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना तो वो आयनिक होती है और ना ही कभी चेंज होती है, हमेशा फिक्स रहती है, और हर कॉम्प्लेक्स अपनी सेकेंडरी वैलेंसी को बैलेंस करता है। ठीक है, यानी मेंटेन रखता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है K4FeCN का होल 6 और यहाँ पर दिया गया K3FeCN का होल 6। इन दोनों में अगर हम आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, और यहाँ पर कितनी है, +3 है। मगर अगर इसके हम कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि सेकेंडरी वैलेंसी है को देखें
तो यहाँ पर भी CN जो लिगेंड है वो कितने हैं 6 हैं, यानी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, और यहाँ पर भी क्या 6 है। तो आप देख रहे हो कि दोनों ही कॉम्प्लेक्स जो हैं वो आयरन के कॉम्प्लेक्स हैं, और दोनों में जो इनकी प्राइमरी वैलेंसी है यानी सेंट्रल मेटल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिफरेंट है, मगर इनकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो दोनों में क्या है सेम है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने अपने पॉइंट बताए थे थ्योरी में जो उन्होंने मेज़र करा था। ठीक है, और लास्ट पॉइंट में इन्होंने क्या बताया बेटा, द सेकेंडरी वैलेंसी पॉइंट टूवर्ड ए फिक्स्ड पोजीशन इन स्पेस, दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड द ज्योमेट्री बिहाइंड द डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, फिर उन्होंने क्या देखा कि जो किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ठीक है, उसकी एक पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन होती है स्पेस में, और यही रीज़न होता है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो हमेशा क्या रहती है, डेफिनेट रहती है, चेंज नहीं होती है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी की जो पोजीशन स्पेस में वो क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो इस तरह इन्होंने क्या देखा, लेट अस कंसीडर द केस ऑफ ए मेटल आयन हैविंग 6 सेकेंडरी वैलेंसी। इन्होंने एक केस लिया जिसमें सेंट्रल मेटल एटम जो मेटल आयन है उसकी जो वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी है, वो कितनी है 6 है। दीज अरेंजेस octahedrally according to central metal ion. If the metal ion has 4 secondary valency, these arrange in their tetrahedral or square planar arrangement around the central metal atom. ठीक है, therefore we see that secondary valency determine the stereochemistry of the complex. तो उन्होंने देखा कि अगर हम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स लेते हैं जिसमें उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो 6 हो, तो उस कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। अगर हम 4 कोऑर्डिनेशन, ठीक है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स लेते हैं यानी जिसमें उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो 4 हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री होती है वो या तो टेट्राहेड्रल होती है या तो स्क्वायर प्लेनर होती है। इसका मतलब जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ठीक है, वो किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करती है, और यही रीज़न होता है जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी उसके आइसोमर को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो ये था बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के पोस्टुलेट जिन्होंने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के समय इनको मेज़र करा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा एप्लीकेशन ऑफ बर्नर थ्योरी। ये बर्नर थ्योरी के जो पॉइंट हैं उनको हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं या इसका क्या एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट है, इट इज़ सक्सेसफुली इन एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन एंड बिहेवियर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन और उनके बिहेवियर को अच्छी तरह से अपनी थ्योरी में पता लगाया, या इनकी थ्योरी से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन और उनके बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर क्या बेटा, इट कुड प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, फिर इन्होंने क्या देखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री को हम उसके कोऑर्डिनेशन नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का है तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर होगी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स आपका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का है तो उसकी ज्योमेट्री जो होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। थर्ड एप्लीकेशन था बेटा, इट कुड एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इट कुड प्रेडिक्ट बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, और साथ ही इन्होंने किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करते हुए भी अपनी थ्योरी को बताया है। मतलब बर्नर थ्योरी के बेसिस पर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को भी बता सकते हैं। तो ये था बर्नर थ्योरी के एप्लीकेशन और बर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी और उसके पोस्टुलेट। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, इफेक्टिव राउंडिंग नंबर निकालना, इन पे आपका क्वेश्चन एक ज़रूर बनता है। और साथ ही बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी और उसके एप्लीकेशन भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।